मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे आपने राम जन्मभूमि का इशू सॉल्व कराया, तो कृष्ण जन्मभूमि का कब तक सॉल्व हो पाएगा? 2017 में जब मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दायित्व की जिम्मेदारी दी गई, तो हम लोगों ने भी संकल्प लिया था कि नहीं, हम लोग विकास तो सबका करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ सबको देंगे, क्योंकि जो भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक हमारा नागरिक होगा। भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, चेहरा देख करके भेदभाव नहीं होगा, लेकिन तुष्टीकरण नहीं करेंगे, क्योंकि सत्ताएं आती जाती हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी। मैं ये भी जानता हूं कि मुझे हमेशा यहां नहीं रहना है, और मैं ये भी जानता हूं कि जिसने जन्म लिया उसको एक दिन मरना भी है। लेकिन हम अपने उन मूल्यों, उन सिद्धांतों के साथ, उन आदर्शों के साथ कार्य करेंगे जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन सके। और पहले दिन से जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा, मैं मानता हूं कि बहुत दुष्प्रचार हुआ, लोगों ने उसको अपने अपने तरीके से उसकी विवेचना की, लेकिन आज वही पक्ष आता है। मुझे याद है जब कोरोना कालखंड में मुझे सभी धर्म गुरुओं के साथ संवाद बनाना पड़ा था पहले चरण में, तो मैंने मुस्लिम मौलवियों से भी, मौलानाओं से के साथ भी संवाद बनाया। मैंने कहा, देखिए, कोरोना के दौरान लॉकडाउन लागू हो चुका है, आप सबका सहयोग इसमें चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे कि मैं वर्चुअली संवाद सबसे कर रहा था, सबने कहा कि हम सब पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि कोई भी मत या मजहब में सबसे पहले स्वयं की जिंदगी महत्वपूर्ण है और बाकी अन्य कार्य बाद में होंगे। आपने देखा होगा कि इस दौरान उत्तर प्रदेश में कोई भी इस प्रकार की बात सामने नहीं आई। नहीं तो छोटी छोटी बातों में लोग बोलते थे कि नहीं साहब, अब ईद आ गया तो हम खुली छूट दे देंगे, जैसे केरल के अंदर हुआ था। ईद के दिन 3 दिनों के लिए उन्होंने पूरे मार्केट खोल दिए, सारे बाजार खोल दिए। कोरोना महामारी के दौरान इस प्रकार का कृत्य ये सरकार की तुष्टीकरण का एक जीता जागता नमूना था। ऐसी स्थिति अन्य अवसर पर भी होता था। हम लोगों ने जब एक बार व्यवस्था बनाई, सभी के लिए एक समान रूप से व्यवस्था होगी। अगर शासन की योजना सबको समान रूप से, तो उपासना विधि में भी किसी भी प्रकार की कोई तंग दायरे में रहकर के कोई छूट किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समुदाय विशेष को या किसी को भी नहीं देंगे। और सबको हम लोगों ने एक समान रूप से बताया कि भाई शासनादेश ये है, इसका पालन सबको समान रूप से करना होगा। हर व्यक्ति उस कानून को मानता है, उसका सम्मान भी करता है और उस रूप में उसके साथ जुड़ता भी है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की जब का एक स्वर जब वह निकलता है तो 24 करोड़ लोगों की आवाज निकलती है, 24 करोड़ लोगों की आवाज बनती है, उसमें एक ताकत होती है। उस ताकत के बल पर हम इसे आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं और आज उसका परिणाम है कि सरकार कोई भी कार्यक्रम करती है, चाहे वह आज के समय में कोरोना महामारी के खिलाफ चलने वाली लड़ाई है, कोरोना प्रबंधन का एक कार्य, आम पब्लिक का भरपूर सहयोग हमें मिला। आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में सारी गतिविधियां खुल चुकी हैं। एक्टिव केस हमारे पास 200 से नीचे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कोविड टेस्ट हैं अभी भी 2.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच में हो रहे हैं, पर डे हो रहे हैं। हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाके डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने का कार्य अभी भी कर रही हैं। इतनी बड़ी आबादी के बीच में कोरोना प्रबंधन का यह कार्य है और चैलेंज उत्तर प्रदेश के सामने सबसे ज्यादा था, क्योंकि हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक देश और दुनिया के तमाम स्थानों पर अपनी रोजी रोजगार के लिए जाते थे। कोरोना ने हमें एक अवसर दिया और यह अवसर था कि हम अपने कामगार और श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर सकें, उनके अनुरूप यहां पर उनके लिए काम ढूंढ सके, उसके अनुसार जॉब उनके लिए ढूंढ सके और उसको उपलब्ध करा सकें। और इसमें हमें काफी बड़ी सफलता भी प्राप्त हुई। जब
आम जनमानस को विश्वास हो जाता है कि सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही, तो उसका भरपूर सपोर्ट भी फिर सरकार को मिलता हुआ दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश व्यवस्था एक नजीर क्यों बन रही है? कारण है पब्लिक का सपोर्ट। देखिए, लुटियन जोन की जो मीडिया है वह हमारे बारे में क्या बोल रही है, मैं उसकी बहुत चिंता इसलिए भी नहीं करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि वो उसको हमेशा मेरे बारे में, हमेशा उनके बारे में, उनके मन में एक विकार जरूर होगा मेरे प्रति, इसलिए कभी वो मेरे बारे में सही नहीं सोच सकते। भारत और भारतीयता के बारे में उनके मन में अच्छे विचार नहीं है, अच्छी सोच नहीं है। स्वाभाविक रूप से मैं उसकी चिंता क्यों करूं? मुझे चिंता फिर अपने प्रदेश की करनी चाहिए, 24 करोड़ लोगों की करनी चाहिए। 24 करोड़ लोगों के हित में जो होगा, प्रदेश के हित में जो होगा और भारत और भारतीयता के हित में जो होगा, मुझे वह कार्य करना चाहिए। बाकी ये लुटियन जोन की मीडिया क्या कहती है, क्या नहीं करती है, मुझे उसकी चिंता के बगैर अपने पद पर आगे बढ़ना चाहिए। जब इस लक्ष्य को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं तो हमें जनता का आशीर्वाद भी मिलता है और आप जैसे समाज के जागरूक प्रहरियों की का भी भरपूर समर्थन प्राप्त होता है, जिसके बल पर हम लोग इन तत्वों के साथ मुकाबला करने में कहीं ना कहीं अपने को असहज महसूस नहीं करते हैं। प्रदेश ने गुंडागिर्दी और अराजकता के खिलाफ एक लड़ाई पहले दिन से जो प्रारंभ की, आज उसके अलग अलग फेजेस, अलग अलग चरणों में चल रहे हैं। आपने देखा होगा ये वही उत्तर प्रदेश है 2017 के पहले, 2012 से 17 के बीच के अगर आप डाटा देखेंगे तो 5 वर्ष में एवरेज तीसरे चौथे दिन एक बड़ा दंगा यूपी में होता था। दंगे में हर एक की संपत्ति को नुकसान पहुंचता था, क्या हिंदू हो, क्या मुस्लिम हो, या जो भी दो वर्ग आपस में टकराते थे, संपत्तियां नुकसान होती थी, जनधन की व्यापक क्षति होती थी, मार्केट बंद होते थे, महीनों महीनों तक कर्फ्यू लागू होता था, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता था, विकास के कार्यों पर इसका प्रभाव पड़ता था। लेकिन पिछले, आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे, हमारी सरकार 19 सितंबर को 4.5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा करेगी, लेकिन इस दौरान एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। आप याद करिए, श्री राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला 9 नवंबर 2019 को आता है और 9 नवंबर 2019 को आने वाला यह फैसला, जब हम लोगों ने उससे पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाया, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, सशंकित थे कि हम लोग वहां जाएंगे, पता नहीं क्या हमसे कोर्ट पूछेगा। मैंने कहा देखो, कुछ नहीं जाना, आपको केवल वहां जाना है, न्यायालय के सामने बड़ी शालीनता के साथ इस बात को कहना है कि न्यायालय जो भी फैसला देगा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग कह रहे कैसे हम इस बात को कह सकते हैं? मैंने कहा ये मेरी तरफ से आप बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति में कहीं कोई कुछ नहीं होने वाला, बहुत शांतिपूर्ण रहेगा। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो माननीय न्यायाधीश थे, न्यायमूर्तिगण थे, उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। उनसे यही पूछा गया कि क्या प्रभाव पड़ेगा कोर्ट फैसला देगा तो। इन्होंने अपनी बात को यही बात कही कि साहब वहां पे बिल्कुल शांति रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इनको इस बात की आशंका थी कि न्यायालय फैसला अभी 1 सप्ताह के बाद देगा। ये लोग जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकले तो इन्होंने अपने फोन से मुझे अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी पेशी हो चुकी है, चेंबर में हमारी मुलाकात हुई थी और हमें चेंबर में ही कॉल किया गया था। अब 1 सप्ताह के बाद संभवतः फैसला आ सकता है। मैंने कहा देखो, आप तुरंत लखनऊ वापस आइए, कल फैसला आ सकता है। उन्होंने कहा आप कैसे कह सकते हैं? तो आप बहुत आश्वस्त दिख रहे थे कि कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति। मैंने कहा नहीं, आप देखना, आपको बुलाया गया तो ये अंतिम वो है कि यूपी सर्वाधिक इससे प्रभावित राज्य होगा।
और इसलिए आपको वापस आ जाना चाहिए। खैर, ये लोग कुछ लेट किए, तब तक शाम को टेलीविजन में आने लग गया कि कल माननीय उच्चतम न्यायालय श्री राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला देगा। ये लोग दौड़े दौड़े आए, रात्रि मेरी बैठक चल रही थी, तब तक रात्रि को 12:30 बजे के आसपास ये लोग पहुंचे। मैंने कहा देखो, मैंने शाम को ही 5 बजे आपको बता दिया था कि आप वापस आ जाइए, अगर आप आ गए होते तो संभवतः 9 और 10 बजे के बीच में पहुंचते। आप लोगों ने लेट किया, इसलिए रात को 12:30-1 बजे के आसपास आप पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगले दिन जब फैसला आया तो उत्तर प्रदेश का सबसे शांतिपूर्ण दिन था, सबसे सौहार्दपूर्ण दिन था। कहीं कोई हलचल नहीं, लोगों में खुशी थी, उमंग था, हर तबका उत्साह मना रहा था, उत्सव मना रहा था। देखिए, सच्चाई बहुत बार लोग अंतःकरण से स्वीकार करते हैं, लेकिन बोलने का साहस उनमें नहीं होता, क्योंकि इतना नैतिक साहस बटोरने के लिए उन्होंने हिम्मत नहीं की है और इसलिए बोल नहीं पाते हैं। अयोध्या में जहां विवादित ढांचा था, वहां राम मंदिर था, वह राम जन्मभूमि है, एक शाश्वत सत्य था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस शाश्वत सत्य पर अपनी अंतिम मोहर लगाई है। आज वहां भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। 9 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश ने भी और देश ने भी इस शाश्वत सत्य की अनुभूति की है, क्योंकि सबसे शांतिपूर्ण दिन था और सचमुच राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला दिन था। उस दिन उत्तर प्रदेश में एक छिनैती भी नहीं हुई, एक सामान्य छिनैती की घटना भी इतने बड़े राज्य में नहीं हो पाई। तो उस शाश्वत सत्य को स्वीकार करने के साथ साथ अगर लोग बोलने का साहस भी कर सकें तो वह साहस सत्य के नजदीक होता है। और मुझे लगता है कि अभी भी एक बड़ा तबका उस साहस के साथ अपने को प्रस्तुत करने को तैयार नहीं हो पाता है। हम लोगों ने उस साहस को दिखाया है और हम लोग उस साहस के साथ हमेशा जुड़े रहे, जुटे रहे। आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश में कॉमन मैन, एक सामान्य नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करता है, वो किसी भी तबके का हो। आज आप चले जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अच्छे जो मुस्लिम परिवार हैं वे लोग भी इस बात को कहते हैं कि साहब हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अपराधियों के मन में एक भय जरूर है, और वो भय ये है कि अगर उनके द्वारा कानून के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर उनके साथ कानून उतनी ही सख्ती के साथ और उतनी ही निर्ममता के साथ निपटेगी जैसे निर्ममता वह एक कॉमन मैन के साथ करते हैं। और मुझे लगता है कानून का यह भय आवश्यक है, होना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून के प्रति सम्मान का यह भाव हमें हर एक फील्ड में मदद करता है, चाहे वह प्रदेश में निवेश आमंत्रण का मामला हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार और नौकरियां प्रदान करने में दी जाने वाली सहूलियतों को आगे बढ़ाने का हो, प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए आम जनमानस का सहयोग लेकर के हम एक बेहतर कैंपेन को आगे बढ़ा सकें, उसको लेकर के हो, या फिर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि जब काबुल से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति प्लान किए और तालिबान काबुल के अंदर पहुंचा, उत्तर प्रदेश के अंदर उस दिन 2 लोगों ने बयान दिए थे तालिबान के पक्ष में। जैसे बयान आया, हमने कहा भी तालिबानी सोच है, और ये तालिबानी सोच ये महिला विरोधी, आधी आबादी का विरोधी है, बच्चों के विरोधी है। यानी यह सोच यानी लगभग 75% आबादी का विरोध करती है। इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये किसी इससे भावनाएं भड़कती हैं, इससे गलत तत्वों को प्रश्रय मिलता है, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा अगले दिन ही संबंधित थानों में एफआईआर लॉन्च होती है, और एफआईआर लॉन्च होने के बाद ये सभी स्वर बदल जाते हैं जो कल तक तालिबान के पक्ष में बोल रहे थे। हमें मालूम है
कि अगर हम लोग पहले दिन कार्रवाई नहीं करते तो यहां पर अनेक जगहों से फतवा जारी होने प्रारंभ हो जाते और फिर उस सोच को यहां पे लागू करने की एक जद्दोजहद प्रारंभ हो जाती है। लेकिन समय से की गई कार्रवाई उन लोगों को बैक फुट पर ले जाती है, सरकार को फ्रंट फुट पर ला करके उससे पूरी मजबूती से लड़ने की एक ताकत देती है। और पहले दिन ही कार्रवाई होने पर वही लोग अगले दिन फिर तीसरे दिन सफाई देते हुए दिखाते कि साहब हमारा मतलब तालिबान को समर्थन करना नहीं था। एक भी राजनीतिक दल जो कल तक तालिबान का समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे, इसके बाद उनकी सोच बदल गई। वे लोग चोरी छुपे क्या कर रहे हैं हम नहीं कह सकते, लेकिन खुल करके इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को समर्थन करने का साहस नहीं कर पाए हैं। और ये चीजें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी देखी हैं कि जहां पे कार्रवाई हुई, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है, तो राज्य को इसके बारे में बड़ा संवेदनशील भी बनना पड़ेगा और सतर्क रह करके सदैव एक एक गतिविधि पर नजर भी रखनी पड़ेगी। जब प्रदेश के अंदर अनुशासन का माहौल है, हर व्यक्ति सरकार के साथ चल रहा है, तो हमें अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलती है। आज उत्तर प्रदेश को इस बात के पर गौरव की अनुभूति होती है कि उत्तर प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और भारत और भारतीयता की पहचान उत्तर प्रदेश में निहित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है। बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश में है। और कुंभ की भूमि यानी प्रयागराज, जहां पर पावन गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है, वह पावन संगम स्थल भी उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज कुंभ, मुझे याद है 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना और पहले ही शिष्टाचार भेंट के लिए जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए दिल्ली गया, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे यही कहा कि योगी जी 1 साल के बाद आपको कुंभ, प्रयागराज कुंभ के आयोजन करने का अवसर प्राप्त होगा। कैसे आप इस आयोजन को करेंगे, उसके लिए प्लानिंग अभी से। क्या हम एक परंपरागत आयोजन से ऊपर उठ करके इसको एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या हम दुनिया के देशों को अपने इस आयोजन के साथ जोड़ सकते हैं? क्या यूनेस्को जैसी संस्थाओं को जोड़ करके वे इसे दुनिया की एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसे प्रस्तुत करने में योगदान दे सकती हैं? स्वाभाविक रूप से हमारे पास एक चैलेंज था, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन 2013 के कुंभ में महाकुंभ था, 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां आए थे। अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था के बीच में दुर्घटनाएं भी हुई थी, कई लोग वहां पर काल कलवित हुए थे। तो मैं वापस लखनऊ आया, मैंने बैठक ली, उसकी कार्य योजना तैयार की और फिर प्रधानमंत्री जी ने जो एक मार्गदर्शन किया था, उसका अनुसरण करते हुए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाए। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था में दुनिया की का एक यूनिक इवेंट भी बना। यूनेस्को ने उसे भारत की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता भी दी। दुनिया के लगभग 171 देशों को हम लोग उस आयोजन के साथ जोड़ने में सफल हुए। देश के अंदर के लगभग भारत के सभी राज्यों के 600 से अधिक विकास खंडों से 600 से अधिक यानी राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों से हम लोगों को यहां पर 6 लाख गांवों का प्रतिनिधित्व यहां पे प्रयागराज कुंभ में करवाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और 2013 में महाकुंभ था, 2019 में
कहने के लिए उसको अर्ध कुंभ कहते थे, हमने कुंभ रखा था, प्रयागराज कुंभ नाम दिया था। प्रयागराज कुंभ ने 24 करोड़ श्रद्धालु इस आयोजन में भागीदार बने। एक भी घटना नहीं घटित हुई। मां गंगा की कृपा थी, प्रयागराज की कृपा थी। शांतिपूर्ण ढंग से, यानी सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का एक नया मानक प्रयागराज कुंभ ने स्थापित किया। और प्रयागराज कुंभ ने यूपी के बारे में आम जनमानस की धारणा को भी बदलने में योगदान दिया, क्योंकि जो प्रयागराज कुंभ में आया था वह यूपी के अन्य क्षेत्रों में भी गया। उसको काशी जाने का अवसर प्राप्त हुआ, उसको अयोध्या जाने का अवसर प्राप्त हुआ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने का अवसर प्राप्त हुआ। अन्य क्षेत्रों में भी जाकर के उसको जो व्यापक परिवर्तन देखने को मिला, और स्वाभाविक रूप से यूपी से बाहर गया तो उसने यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में एक नई धारणा दी। और आज उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की जो धारणा बनी है, उसने हमें काफी मदद की है। अलग अलग क्षेत्रों में व्यापक उससे हमें मदद मिली है। प्रयागराज कुंभ के साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अपने परंपरागत हस्तशिल्प को और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। देखिए, परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना 2018 में प्रारंभ कर दी थी। और मुझे प्रसन्नता है कि 75 जनपद हमारे पास हैं। 75 के 75 जनपद का एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। उसकी डिजाइनिंग, उसके साथ तकनीक को जोड़ना, उसकी मार्केटिंग, उसकी पैकेजिंग, इन सब के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। सरकार जुड़ी हुई है और उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन देकर के सरकार उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसने प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में भी विकसित किया है। आज उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भी एक्सपोर्ट का एक हब बन सकता है, आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो साथ साथ हम लोगों ने जो परंपरागत हस्तशिल्प था उसके प्रोत्साहन के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे कार्य किया है। जो यहाँ पर अभी शेफाली जी कह रही थी, हमने यहाँ पर अलग अलग जो परंपरागत हस्तशिल्प हमारा था या हस्तशिल्पी है, उसे हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान के रूप में यहाँ पे अपने साथ जोड़ा है। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के साथ हम लोगों ने उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्थित योजना, फिर उनको बैंकों से जोड़ करके सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के अंदर अनेक योजनाएं हमने लागू की हैं। और इस समय हमारी लगभग 17-18 ऐसे अलग अलग फील्ड के कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, जिनके प्रोत्साहन के लिए सरकार प्रदेश के अंदर निरंतर प्रयास कर रही है और उसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। उस दिशा में सरकार बढ़ रही है। मेरा मानना है कि कोरोना कालखंड के दौरान प्रदेश में आए जो 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, साथ साथ प्रदेश के जो निवासी कामगार और श्रमिक थे, लगभग ऐसे 2 करोड़ लोगों को रोजगार सृजन करने में या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में हमें अपनी परंपरागत उद्यम और परंपरागत जो हस्तशिल्पी थे, इनके माध्यम से बैंकों के साथ उन्हें जोड़ करके उनके माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार को उपलब्ध करवाने में हमें भारी मदद मिली है। और उसके कारण आपने देखा होगा कि पहले चरण में यूपी में कोरोना की पहली लहर में 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे। दूसरी लहर में आपने देखा होगा कि यूपी में जो वापस आए, यानी जो यूपी वापस आ गया था, उसमें से मात्र 10% लोग वापस गए थे। और दूसरी लहर के पहले वे लोग वापस फिर आ गए। यूपी में कहीं कार्य की कोई कमी किसी के लिए नहीं थी। सभी लोगों ने यूपी में रह करके, उत्तर प्रदेश में रह करके अपनी आजीविका को, यानी अपने जीवन को भी बचाया और अपनी जीविका को भी बचाने में वे सफल हुए हैं। और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। सांस्कृतिक टूरिज्म के बारे में भी हमारे पास, यूपी तो इस देश से बहुत समृद्धशाली है। आप देखें, बुद्ध की धरती यूपी है, महावीर जैन की और जैन तीर्थंकरों की भूमि यूपी है, राम और कृष्ण की धरती है, बाबा विश्वनाथ की धरती है।
यहां पर हमारे तमाम शक्तिपीठ है और अन्य पवित्र धार्मिक स्थल संतों की परंपरा से जुड़े हुए। महर्षि वाल्मीकि यूपी में पैदा हुए, संत रविदास यूपी में पैदा हुए, संत कबीरदास यूपी में पैदा हुए, संत रविदास उत्तर प्रदेश में हुए। यानी अनेक संतों की, ऋषि मुनियों की भूमि होने के नाते हम लोगों ने इस परंपरा को बहुत समृद्ध किया, बहुत आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। आज आप देखेंगे चित्रकूट के जंगल में आप जाएंगे, लालापुर में, तो आप देखेंगे वहां पर महर्षि वाल्मीकि के प्राचीन आश्रम के पुनरुद्धार की कार्रवाई हो रही है। आप प्रयागराज में जाएंगे, दुनिया का सबसे पहला गुरुकुल महर्षि भारद्वाज का आश्रम के नाम पे केवल एक पार्क मात्र बचा हुआ था। आज आप जाएंगे, उस पार्क को दूर से देखने पे ही भव्य प्रतिमा महर्षि भारद्वाज की आपको देखने को मिलेगी। प्रयागराज में एक नया स्वरूप ले रहा है। संत तुलसीदास जी का मध्यकाल में, जिन्होंने भक्ति जागरण के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन को एक नई धार दी थी, संत तुलसीदास जी की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में है। वहां पर भी हम लोग तेजी के साथ वहां के विकास और पर्यटन सुविधाओं का विकास कर रहे हैं, पर्यटकों को आमंत्रित कर रहे हैं। भगवान राम ने अपने वनवास कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक समय जिस चित्रकूट में व्यतीत किया था वह उत्तर प्रदेश में है। अभी हमारे साथ जुड़ी हैं सुश्री अपूर्वा सिंह, गाजीपुर की बोल रही थी। गाजीपुर नाम नहीं था, गादीपुर नाम था। ये महर्षि यानी महाराज गादी की ये भूमि रही है। महर्षि विश्वामित्र के पिता थे। हमने जो मेडिकल कॉलेज वहां पे दे रहा हूं, महर्षि विश्वामित्र के नाम पे दे रहे हैं। बस्ती ये महर्षि वशिष्ठ की भूमि है और बस्ती में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, उसका नाम ही हमने महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज दिया है। ऐसे अलग अलग स्थानों पर जो हम लोग अपनी संस्थाओं का नामकरण भी कर रहे हैं इसी नाम। सहारनपुर में हमारा एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मां शाकंभरी के नाम पर वो मेडिकल कॉलेज वहां पे बनाया जा रहा है। अलीगढ़ में हम लोग एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। विश्वविद्यालय, आप आश्चर्य करेंगे कि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सर्वाधिक योगदान दिया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी एक जाट राजा थे, बहुत क्रांतिकारी राजा थे। 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन कर दिया था, आजाद हिंद सरकार का गठन 1915 में, और उसके राष्ट्रपति वो बने थे अफगानिस्तान में। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम शिक्षण संस्थाओं के योगदान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आजादी के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भुला दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके नाम पर एक भी स्मारक नहीं, एक भी पत्थर नहीं। आज राज्य सरकार लगभग 100 एकड़ भूमि में उनके नाम पर एक नया विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री जी 14 सितंबर को इसकी आधारशिला रखने के लिए स्वयं अलीगढ़ में पधार रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम इसके साथ बनेगा, ये कार्यक्रम वहां पे जुड़ रहा है। अयोध्या में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। आज साल में 3-4 बार मैं स्वयं ही चला जाता हूं अयोध्या में। अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदर नगरी के रूप में विकसित हो रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप कैसे विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आप काशी में जाकर के देख सकते हैं कि काशी अपनी एक नई पहचान के साथ, वैश्विक पहचान के साथ सामने आ रही है। आज ब्रज क्षेत्र में आप जाएंगे, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, यानी इन जितने गोकुल, बलदेव, ये जितने तीर्थ स्थल हैं, इनके विकास में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नाम पर हम लोगों ने वहां अपना कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। चित्रकूट धाम का विकास, नेमिष तीर्थ, ऐसे सुख तीर्थ, इन सभी के विकास के लिए सरकार अपने स्तर पर, बुद्धिस्ट सर्किट है, इन सभी के लिए सरकार अपने स्तर पर तेजी के साथ कार्य कर रही है। और इन सभी के लिए अधिक से अधिक, यानी जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धा भाव के साथ आते हैं, उनके लिए भी, और जो पर्यटक हैं उनके लिए भी
इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और उसका बहुत अच्छा, यानी हम लोगों ने, ठीक है, कोरोना कालखंड को छोड़ दें, लेकिन जो वहां वर्तमान में पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है वह सचमुच अभूतपूर्व है और अभिनंदनीय है। उसको हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा वहां पर देखने को मिल रहा है। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और हम इस बात को माने कि इस सांस्कृतिक धरोहर ही भारत की एकता और भारत की अखंडता का आधार भी बनेगा। भारत के आम जनमानस के मन में अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जो श्रद्धा का भाव है, जो आस्था का भाव है, यही आस्था का भाव ही भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। यह सांस्कृतिक एकता भारत की वास्तविक एकता है और इस सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान करने के लिए यह जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर होनी चाहिए। इसके प्रति हम सब की एक सोच होनी चाहिए और इस सोच को लेकर के ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। भारत सरकार का पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय इसके लिए भरपूर सहयोग कर रहा है, हर प्रकार का हर संभव उपाय करके इसको प्रोत्साहित भी कर रहा है और हम लोग इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है ये सांस्कृतिक विरासत के प्रति आम जनमानस को जोड़ना और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में मजबूती से अपना योगदान देना एक कम्युनिज्म के झूठ का पर्दाफाश भी करता है। क्योंकि कम्युनिज्म की थ्योरी है कि वह भारत को कभी एक नहीं मानता, वह भारत को, उनकी जो विकृत सोच है वह एक राष्ट्रीयताओं का समूह मानता है। लेकिन हमारा यह मानना है कि भारत तो एक आदि काल से ही भारत तो एक देश है, एक सोच के साथ, एक संस्कृति के साथ, एक विरासत के साथ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक रहा है। भले ही राजे रजवाड़े किसी कालखंड में अलग अलग रहे हों, लेकिन पूरा भारत हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत तक ये पूरा भारत एक है। उस एक भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में बदलना, यही कम्युनिज्म की थ्योरी को खारिज करने का एक सशक्त हथियार बन सकता है। एक कितना भी षड्यंत्र भारत के खिलाफ कहीं भी करें, भारत की 135 करोड़ जनता को एक स्वर में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वर में बोलना चाहिए। इनके सारे के सारे झूठ का पर्दाफाश होगा और ये लोग सभी बेनकाब होंगे। और यही कारण है कि इस देश ने कम्युनिज्म को ठुकराया है, वेस्ट बंगाल से ठुकरा दिया है, त्रिपुरा से ठुकरा दिया है। केरल भी एक समय इस सच्चाई को स्वीकार करेगा और केरल उस सच्चाई को स्वीकार करते हुए इनको जरूर ठुकराएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इनके लिए इस धरती पर और भारत की धरती पर कोई जगह रहेगी ही नहीं, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और हर भारतीय को इस बात को सोचना होगा, इसको आगे बढ़ाना होगा। जहां तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विकास की एक समान रूप से सोच को आगे बढ़ाने का है, देखिए हमने पहले कहा ना कि हम लोग जब सत्ता में आए थे तो हम लोगों ने पहले दिन से तय किया था कि देखिए विकास सबका करेंगे। जब मेरे पास, मैं 19 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, जब मैं अपनी पहली बैठक के बाद अपने कार्यालय बैठा तो मेरे पास आए लोग कि साहब हमें एक कागज में साइन कराने के लिए, उन्होंने कहा साहब गोरखपुर को 24 घंटे बिजली देनी है। मैंने कहा गोरखपुर को ही क्यों, प्रदेश के 75 जनपदों को क्यों नहीं? उन्होंने कहा नहीं साहब पहले से रात। मैंने कहा यही तो बदलने के लिए हम लोग आए हैं। अगर 75 जनपदों को एक समान बिजली मिलेगी, केवल गोरखपुर को नहीं। हमने जो योजना बनाई पूरे प्रदेश के लिए बनाई, जैसे बिजली मिलेगी पूरे प्रदेश के लिए, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी तैयार करिए। 75 के 75 जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देंगे, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे से 20 घंटे तक बिजली देंगे। एक दिन तय हो गया, आज भी चालू है, आज भी जारी है। प्रदेश के अंदर हर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ना है, पहले दिन तय कर दिया। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा, हर जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़ेगा, कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उन क्षेत्रों को चिन्हित किया, कौन क्षेत्र हमारे आर्थिक रूप से विपन्न है। पूर्वांचल का क्षेत्र
और पश्चिम का क्षेत्र, पूर्वांचल का क्षेत्र और पश्चिम के क्षेत्र में अंतर था, लेकिन पूर्वांचल और बुंदेलखंड आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र थे। हम लोगों ने कहा इनकी आर्थिक समृद्धि का आधार क्या हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई को हम लोग युद्ध स्तर पर किए, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वह एक्सप्रेसवे हमारा लगभग कंप्लीट है। अगले महीने तक हम उसका लोकार्पण भी करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग अंतिम चरणों में इसका कार्य चल रहा है। हम नवंबर के अंत तक उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। ये दोनों प्रदेश की इन दो पिछड़े क्षेत्रों की, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था की एक बैकबोन बनने जा रही है। लेकिन पश्चिम को पूरब के साथ जोड़ने के लिए भी हमें उस प्रकार की एक योजना की आवश्यकता थी। इसे हम गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में जोड़ रहे हैं। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई हम लोग लैंड ले चुके हैं। हमारे इस समय इसके बारे में टेंडर जारी हुए हैं और मुझे अनुमान है कि अगले 1.5-2 महीने के अंदर हम इस कार्य को भी प्रारंभ कर देंगे। मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवश्यक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बेहतरीन साधन आज के लिए नहीं, आने वाले 50 सालों के लिए। मेट्रो आज प्रदेश के अंदर 4 महानगरों में संचालित हो चुका है और नवंबर तक हम 2 अन्य महानगर में, कानपुर और आगरा में मेट्रो का संचालन प्रारंभ कर देंगे। यानी ये लगातार एक चलने वाली प्रक्रिया। आरआरटीएस आप देख रहे होंगे, दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए 12 लेन हाईवे के साथ साथ आरआरटीएस के साथ हम उसको जोड़ रहे हैं। तेजी के साथ इस पे कार्य चल रहा है। बहुत शीघ्र ये कार्य संपन्न होने के साथ ही, यानी एक नई उसके साथ में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। विकास सबका, हर जिला मुख्यालय, हर एक विधानसभा क्षेत्र तक, हर एक विकास खंड स्तर पर ये सभी कार्यक्रम समान रूप से जब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कहीं भी असंतुष्टि के स्वर नहीं फूटते। और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर पूरे प्रदेश के अंदर समान रूप से चल रहा है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो माहौल है, ये केवल एक सामान्य कानून व्यवस्था के लिए नहीं, प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने व्यापक अभियान चलाए। आप याद करें, हम लोग जब आए थे एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके पहले चरण में हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। लोगों ने उस समय तमाम प्रकार की बातें कही थी, लेकिन हमने शुरू दिन से इस बात को कहा था कि नहीं, आधी आबादी को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। हमारी बेटियां, हमारी बहनें कहीं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस न करें। हमें इसके बारे में पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा। और ये कार्यक्रम आगे बढ़ा। उस समय यही लोग जो आज हमारे बारे में तमाम टिप्पणियां करते हैं, लोग हमारी इस कार्रवाई को तमाम प्रकार से इन्होंने उसको गलत साबित करने का प्रयास किया था। लेकिन आज हमारा यह मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम तीसरे चरण में चल रहा है, जिसको हमने अब महिला सुरक्षा के साथ साथ महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन के साथ जोड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे प्रदेश में 1537 थाने हैं। इन 1537 थानों में आपको एक महिला, हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क मिलेगा। महिला हेल्प डेस्क में बाकायदा बैठने की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है। एक महिला पुलिस अधिकारी वहां हमेशा मौजूद रहती है। कोई महिला कभी भी जाएगी, महिला पुलिस अधिकारी उसकी समस्या का समाधान वहां पर करने के लिए बैठी होगी। 350 तहसील हमारे पास हैं। सभी 350 तहसीलों में भी हम लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। अब हम लोग इसको तीसरे चरण में हर ग्राम पंचायत में लेके चले गए। हर ग्राम पंचायत में, पंचायत भवन में या ग्राम सचिवालय में, क्योंकि हमारे यहाँ प्रदेश में बहुत सारी ग्राम पंचायतों में हम लोगों ने ग्राम सचिवालय बना दिया है। तो हर ग्राम सचिवालय में हम लोगों ने एक एक वहां पर महिला बूथ की स्थापना की है। वहां पे महिला पुलिस अधिकारी, यूपी पुलिस में पहले महिला अधिकारी नहीं थी, बहुत कम थी, बहुत कम पुलिस आरक्षी थी हमारे पास। हमने पिछले
4-4.5 वर्ष के अंदर जो भर्तियां की, अनिवार्य रूप से इस बारे में कहा कि वे जो भी भर्ती होगी उसमें 20% बालिकाएं जरूर भर्ती हो। आज परिणाम क्या है? हमारे पास 30,000 महिला पुलिस अधिकारी और महिला आरक्षी हैं, और ये 30,000 से पहले 1-1.5 साल तक तो कोई कार्य लिया ही नहीं जाता था। लोग कहते थे साहब ये महिलाएं क्या कर पाएंगे, उनको कार्यालयों में बिठाया जाता था। मैंने कहा भी ऐसे नहीं होगा, ये कार्यालय में बैठने के लिए नहीं आई हैं, उनमें से बहुत सारे लोग फील्ड में ड्यूटी करना चाहती हैं। तो मैंने उनके लिए अलग से पद दिया, वो नाम दिया है महिला बीट पुलिस अधिकारी। उनको एक एक अलग अलग जो पुलिस के बीट क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई, और वे वहां रह करके उनका काम है, वे वहां गांव में जाएंगी, महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनेंगी, सरकार की योजनाओं से वहां पर अवगत कराएंगे। खासतौर पर जैसे हम लोगों ने हमें अनेक योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के बारे में, जैसे बालिकाओं के लिए प्रदेश के अंदर 5-6 जनपद ऐसे आए थे जहां पर भ्रूण हत्या की शिकायतें मुझे मिल रही थी। हमने एक मुखबिर योजना चलाई थी जिसमें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जो लोग कन्याओं को पेट में ही मार डालने का पाप कर रहे थे। इसमें सफलता मिली, लेकिन साथ साथ एक प्रोत्साहन ये हमें करना था कि बालिकाएं हो, बालक और बालिका में कोई अंतर न हो। इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रदेश के अंदर लागू की, वह थी कि एक प्रोत्साहन राशि हम दे सकें। बालिका के जन्म के साथ लोग उसे घर की लक्ष्मी माने, एक सम्मानजनक ढंग से देखें। तो इसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ हमने इसे जोड़ा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बालिका के जन्म लेने से लेकर के और बालिका के स्नातक तक के पढ़ाई के लिए अलग अलग इंसेंटिव उससे देना। 15,000 की एक राशि उस बालिका को अलग अलग गांव के सामने जिसमें 51,000 रुपए की राशि सरकार की तरफ से हम लोग उस बालिका की शादी के लिए उपलब्ध करवाते हैं। एक कार्यक्रम हम लोग प्रदेश के अंदर लागू कर चुके हैं, ये सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर बालिकाओं के लिए अन्य अनेक योजनाएं, जैसे निराश्रित महिला पेंशन योजना। कोई भी ऐसी महिला जिसको कोई देखभाल करने वाला नहीं, सरकार उसको पेंशन के साथ, राशन कार्ड के साथ, आवासीय सुविधा के साथ जोड़ेगी। यह कार्यक्रम हमारा 29 लाख महिलाओं को अब तक हम इस योजना के साथ जोड़ चुके हैं। हमने अब महिला पुलिस बीट अधिकारियों के इसके साथ जोड़ा है। आप गांव में जाएंगी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो योजनाओं के बारे में जानकारी रखती नहीं होंगी। आप इसको लेकर के जाएंगी, इन योजनाओं में कौन कौन सी लाभ उसको मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है, और जिसको जो आवश्यकता है उसका लाभ उसे उपलब्ध करवाना। वहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरने का हो या मैन्युअली भरेंगे तो भी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलना ही चाहिए। आपको ये जिम्मेदारी निभानी है, और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। यानी एक अलग अलग प्रकार से हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती की है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ये लगातार गांव में महिलाएं बैंकों में ना जाना पड़े, गांव में ही उसे पैसा मिल जाए। महिलाओं को कार्य भी मिला, लेकिन साथ साथ गांव की अन्य महिलाओं को या गांव के अन्य लोगों को बैंकों के आगे चक्कर न काटना पड़े, और बैंकों का कार्य भी प्रभावित न हो, वे बड़े कार्य करें। बाकी कार्य बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी करेगी। एक एक महिला कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, वो कॉरेस्पॉन्डेंट हर ग्राम पंचायत में तैनात आज के दिन किया जा चुका है। महिला स्वयंसेवी समूह, 52 लाख से अधिक महिलाएं यूपी के अंदर ऐसी हैं जो महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जुड़ी हुई है, और उन्हें शासन ने रिवॉल्विंग फंड दिया है। इतना बेहतरीन कार्य कर रही हैं कुछ स्वयंसेवी समूह, तो वास्तव में उनके कार्य को देख करके लगता है कि इनको ये पहले से इतना प्रोत्साहन मिला क्यों नहीं। बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो सुरक्षा के साथ साथ उनका सम्मान भी और उनके स्वावलंबन का कार्यक्रम भी जब एक साथ चला, तो मिशन शक्ति के फेज 3 का एक कार्यक्रम इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। इसमें अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा अभी पंचायत चुनाव यूपी में हुए हैं।
पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख 56% स्थानों पर ब्लॉक प्रमुख महिलाएं बनी हैं और 54% स्थानों पर जिला पंचायत के अध्यक्ष महिलाएं बनी हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि महिलाएं तेजी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जब सरकार थोड़ा भी प्रयास करती है तो वह, अगर हम आधा प्रयास करते हैं तो वह उससे दुगनी ताकत के साथ आगे बढ़ सकती है, इतनी क्षमता उनके पास है। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा ये कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं अंत में LPS यादव जी ने जो बात एक कही है श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर अन्य हमारे मानबिंदुओं के बारे में, हमें धैर्य के साथ देखना चाहिए। जो लोग पहले बोलते थे कि अयोध्या के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, मुझे लगता है आज अयोध्या पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता। एक बार काशी विश्वनाथ धाम, ब्रज तीर्थ क्षेत्र का विकास जिस तर्ज पर हो रहा है, इसको होने दीजिए, समस्याओं का समाधान अपने आप होता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे कि सभी चीजें आगे बढ़ेंगी।